सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए, आज की क्लास में हम यहाँ पर मुख्य रूप से बात करेंगे ज्वालामुखियों के विश्व वितरण के बारे में। और ज्वालामुखी का विश्व वितरण जो टॉपिक है उसको लेकर के एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं। और जो विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ते हैं उनके लिए एक सलाह देना चाहूंगा कि आप इसको मानचित्र के द्वारा पढ़ने की कोशिश करें। कि जब तक आप मानचित्र के विश्व वितरण के पैटर्न के बारे में नहीं पढ़ोगे तब तक जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आज के संदर्भ में जो प्रश्न आते हैं वो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करने की कंडीशन में नहीं रहोगे। तो मैं इस टॉपिक को ज्वालामुखी विश्व वितरण कह लीजिए या विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र कह लीजिए, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं वर्ल्ड मैप में आपको जितने भी क्षेत्र हैं उनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से रीजन है जो ज्वालामुखी क्षेत्रों में आते हैं और क्या कारण है वहां पर ज्वालामुखी प्रभावी है। तो यहाँ पर देखिए, जब कथन कारण का प्रश्न बनता है तो ज्वालामुखी विश्व वितरण, चाहे भूकंप का विश्व वितरण और एक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ये तीन जो टॉपिक हैं ये आपस में मिलकर के प्रश्न बनता है। तो जब भी तीनों टॉपिक आप अलग अलग पढ़ो, कोशिश करें तीनों को मिला करके पढ़ने की, तीनों को आपस में जोड़ करके पढ़ने की। जब आप इस कंडीशन में पढ़ोगे तो प्रत्येक प्रश्न को देने की कंडीशन में, हल करने की कंडीशन में आप रहोगे। तो आज की क्लास में देखिए, अलग अलग तथ्यों के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे एक आपको इस चीज पर फोकस करना है। देखिए, जितना ज्यादा विश्व का राजनीतिक मानचित्र आपका अच्छा होगा उतना ज्यादा बेहतर आप भूगोल को समझ पाओगे। और आज के संदर्भ में कैसा भी हार्ड प्रश्न आए आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि विश्व का जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें कौन सा रीजन कहां है, कौन सा विश्व का प्रमुख क्षेत्र कहां है, क्या किसी राजनीतिक क्षेत्र का नाम क्या है, प्रमुख देश कौन कौन से हैं विश्व के, उनके नगर कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख एरिया कौन कौन से हैं, पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन से हैं, इन चीजों पर आपको फोकस करना है। तो विश्व के ज्वालामुखियों के वितरण को, या कहें हम ज्वालामुखियों के विश्व वितरण को, आज की क्लास में जो प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे परिप्रशांत मेखला है, या जिसको परिप्रशांत तटीय मेखला कहते हैं या अग्नि मेखला कहते हैं, उसको मैं आपको रीजन को बताऊंगा मानचित्र में ये रीजन है। फिर आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस रीजन के बारे में कितनी आपको मानचित्र की जानकारी है। अब मानचित्र की जानकारी एक दिन में हो नहीं सकती। मानचित्र की जानकारी वस्तुतः एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और वो मैं कई बार क्लासों में साथ साथ बताता भी हूं। तो आपको उसी प्रक्रिया को अपनाना है और बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। तो ये प्रक्रिया रहेगी। अब ये जो क्षेत्र है इनको पढ़ाने से पहले हम बात करेंगे ज्वालामुखी क्षेत्रों का निर्धारण किन किन आधारों पर करते हैं, कि कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं, कौन कौन से आधार हैं जिनसे इसके ज्वालामुखी क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। देखिए, जैसे भारत के ज्वालामुखी क्षेत्रों की बात करूं मैं, तो हम जानते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है वहां पर वर्तमान में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं। तो प्राचीन जो ज्वालामुखी थे उनके आधार पर उसको भी मैं आपको बताऊंगा, वितरण बताऊंगा कि प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र। इसी प्रक्रिया में हम विश्व के वितरण की बात कर रहे हैं तो यहां पर ज्वालामुखी क्षेत्रों का निर्धारण वस्तुतः निम्न आधारों पर किया जाता है। तो ये मानचित्र का मैंने आपको ध्यान आकर्षित किया है कि आपको मानचित्र को जरूर दिमाग में रखना है। और मैंने एक एटलस बता रखी है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, एक एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ये एटलस का नाम है, मैं कई बार बताया है, ये एटलस आपको खरीदनी है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। और इसकी कोशिश करनी है इंग्लिश वर्जन इसका जो है उसको लेने की। इंग्लिश वर्जन पैटर्न को हम लेंगे और इसके आधार पर विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र दे रखे हैं उस पेज को निकालना है। और पूरा टॉपिक आपको वहां से एक बार जरूर देखना है। एक बार देखने से आपको थोड़ा याद होगा, फिर दोबारा करोगे रिपीट तब थोड़ा ज्यादा याद होगा। और आपको हाईलाइट से इसको मार्क करना है, हाईलाइटर हमेशा साथ रखना है। सभी के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और सभी के लिए नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए बिल्कुल खुशियां लेकर के आए, मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं 2025। अब देखिए, ये मानचित्र है, ये मैंने आपको ध्यान दिला दिया है कि मानचित्र से ही हमें ये टॉपिक याद रखने हैं। अब इस टॉपिक के बारे में हम आगे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम कि ज्वालामुखी क्षेत्रों का निर्धारण निम्न आधारों पर करते हैं। पहला बिंदु लिखिए, वस्तुतः वस्तुतः ज्वालामुखी क्षेत्रों का निर्धारण
वस्तुतः ज्वालामुखी क्षेत्रों का निर्धारण निम्न आधारों पर करते हैं। जैसे विश्व क्षेत्र देखेंगे ना, मध्य महाद्वीपीय मेखला, परिप्रशांत तटीय मेखला, तो कौन कौन से आधार हैं इसमें? देखिए, नंबर 1, पूर्व के मैग्मा जमाव, पूर्व के मैग्मा जमाव। अब देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि ये ज्वालामुखी क्षेत्र है, अब उसमें जरूरी नहीं वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी है तभी हम उसको उस कैटेगरी में रखेंगे। हो सकता है प्राचीन कालीन कोई मैग्मा का जमाव हो, लावा का जमाव हो, तो उस जमाव के आधार पर यदि कहीं पर मैग्मा का जमाव है, प्राचीन कालीन कोई मैग्मा का जमाव है, तो हम ये बात करेंगे कि ये ज्वालामुखी क्षेत्र रहा है विश्व में, प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। तो पहले के मैग्मा जमावों के आधार पर, पहले के लावा जमावों के आधार पर ज्वालामुखी क्षेत्रों का वस्तुतः निर्धारण किया जाता है। इसको लेकर के देखिए क्या होता है, जब आपके प्रश्न बनाने वाला कोई ऐसे प्रश्न बनाता है कुछ जो थोड़े से हार्ड कैटेगरी में आते हैं, तो उसको लेकर के ऐसे बिंदुओं पर ही बात करता है वो। जैसे कई विद्यार्थी होते हैं कि विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्रों को रट रखा है उन्होंने, और कई विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, जैसे किसी पीडीएफ से पढ़ लिया या बहुत रोचक तरीके से 2-4 टॉपिक पढ़ लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर नहीं बन सकता पीडीएफ से पढ़ करके या बिल्कुल रंगीन एकदम से 2-4 क्लास लेने से। पूरा पाठ्यक्रम को आपको एक संतुलित अवस्था में पूरा पढ़ना होता है, और जब तक पूरे पाठ्यक्रम को एक ही तरह से नहीं पढ़ोगे तब तक आप इस प्रकार की जो लेवल की एग्जामिनेशन है फर्स्ट, आज मेरे हिसाब से तो किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करें, चाहे प्रोफेसर नेट की, चाहे पुलिस तक की एग्जामिनेशन की बात करें, किसी भी एग्जामिनेशन में आप क्लियर नहीं कर सकते जब तक सभी टॉपिकों को एक ही प्रक्रिया से, एक ही आधार पर आप पढ़ोगे। ये इस वजह से बता रहा हूं, कई विद्यार्थी गलत फहमी में रहते हैं, क्योंकि सीरीज कल्चर के विद्यार्थी आजकल, साफ बता रहा हूं कि जितने विद्यार्थी पढ़े हुए आते हैं कि बहुत कम किताबों को पढ़ते हैं, सीरीज कल्चर के आते हैं। लेकिन आपको एक विद्यार्थी कह रहा था, सर एक आध जगह में पढ़ा, 2-4 टॉपिक तो सही कराए, लेकिन बाद में फिर सही नहीं हुआ। ये कहने का मतलब है 2-4-5 टॉपिक आपने रट रखे बहुत अच्छे से, उनको आपने एक बार प्रभावी तरीके से बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद, क्योंकि कहानी पूरे पाठ्यक्रम की है, और पूरे पाठ्यक्रम को जब तक आप संतुलित अवस्था में नहीं करोगे, एक लेवल से नहीं पढ़ोगे, एक सामान्य प्रक्रिया पूरे पाठ्यक्रम पर लागू होती है, तब तक आप फर्स्ट ग्रेड के लेक्चर नहीं बन सकते, आप पीजीटी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। तो मैं इस वजह से कह रहा हूं, चाहे कहीं पढ़िए आप, कैसे भी पढ़िए, लेकिन पूरे पाठ्यक्रम को एक ही रफ्तार से आपको करना होता है। बड़े पाठ्यक्रम है और सब्जेक्ट पे कमांड करना एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे आप उसके साथ चलते हो, तब जाकर के आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है और परीक्षाएं भी आप क्लियर करने की। लेकिन मैंने बता दिया था, जितने भी आप टॉपिक पढ़ के देखिए, जितनी भी क्लासेज हैं, आप पूरी क्लास लेने के बाद, पेन कॉपी से पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ हमने बिल्कुल एक तरीके से ऑफलाइन तरीके से ही पूरा पढ़ रखा है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी विश्व वितरण में जो ज्वालामुखी क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं, उसका पहला आधार है कि पूर्व के मैग्मा जमाव, कि पहले का मैग्मा या लावा जमाव है, वो आपका वर्गीकरण का आधार है। दूसरा होता है पुराचुंबकीय तत्व के आधार पर, पुराचुंबकीय तत्व के आधार पर, जो पूरा चुंबकत्व होता है उसके आधार पर। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो मध्य अटलांटिक पेटी में ऐसा आकार का कटक है, उस कटक से जैसे जैसे आप दोनों तरफ जाओगे, आपके जो चट्टानों की आयु है वो बढ़ती जाती है। कहने का मतलब, जो पहले वाला जो मैग्मा है वो दूर हटता जा रहा है, और जो नवीन मैग्मा है वो आपको कटक के पास मिलेगा। तो पुराचुंबकत्व का मतलब है प्राचीन चट्टानों की आयु, या जो प्राचीन चट्टानों में जो चुंबकत्व तत्व है उसके आधार पर, पेरियोमैग्नेटिक जो प्रक्रिया है उसके आधार पर भी ज्वालामुखी क्षेत्रों को निर्धारण करते हैं। जैसे आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा एक कारक है जिसके आधार पर वस्तुतः ज्वालामुखी क्षेत्रों का निर्धारण नहीं होता है, क्या होता है? अब होने पर 2 और 3 सही है, 3-4 सही, इस प्रकार का प्रश्न है। तो पहला मैग्मा के पूर्व जमाव, पूर्व के मैग्मा जमाव। दूसरा पुराचुंबकीय तत्व के आधार पर, पुराचुंबकत्व के आधार पर। तीसरा है भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों के आधार पर। नंबर 3, भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों के आधार पर। अर्थात देखिए, इस पर मैंने एक बार बात की थी और आगे बात करेंगे हम। भूकंप
संवेदनशील क्षेत्रों के आधार पर अर्थात प्लेटों के किनारों के आधार पर, अर्थात प्लेट किनारों के आधार पर। मैंने आपको कहा था कि भूकंप और ज्वालामुखी का टॉपिक पढ़ोगे, साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक चलेगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत उसके साथ साथ चलेगा। तो भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों के आधार पर अर्थात प्लेट किनारों के आधार पर, मैंने 3 प्लेट किनारे बताए थे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हमने पढ़ा नहीं है अभी, और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में हम 3 किनारे पढ़ेंगे, विनाशात्मक प्लेट किनारा, रचनात्मक प्लेट किनारा और संरक्षित प्लेट किनारा। और इन 3 जो प्लेट किनारे उसके आधार पर भी आपका ज्वालामुखी क्षेत्रों का निर्धारण होता है। और देखिए भूकंप और ज्वालामुखी दोनों साथ साथ हैं। देखिए जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी आते हैं वहां पर निश्चित रूप से भूकंप भी आएंगे, लेकिन अनिवार्य रूप से यह नहीं कह सकते, यह अनिवार्य नहीं है जहां पर भूकंप आते हैं वहां ज्वालामुखी भी आए। जैसे भारत का हिमालय क्षेत्र है, वहां पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र तो है वो, लेकिन ज्वालामुखी नहीं आते। उसके 2 कारण मैंने आपको बताए थे, और कथन कारण का प्रश्न बनता है, इसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में भी चर्चा करूंगा। उसके 2 कारण है, देखिए समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो हार्ड चीज होगी उसमें टाइम लगेगा। कि भारत का जो हिमालय क्षेत्र है भूकंप प्रभावित है, लेकिन ज्वालामुखी नहीं आते, क्योंकि 2 कारण है इसके। एक तो यह है कि हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। दूसरा है कि हिमालय क्षेत्र में 2 जो प्लेटों की टक्कर होती है वो दोनों महाद्वीपीय महाद्वीपीय कैटेगरी की प्लेट है। अब महाद्वीपीय महाद्वीपीय कैटेगरी की प्लेट होंगी तो वहां पर टक्कर होती है, मतलब विनाशात्मक प्लेट किनारा है, टकराती है। तो वहां पर दोनों के घनत्व में अंतर तो है, लेकिन इतना ज्यादा अंतर नहीं है कि जिसमें एक प्लेट का सबडक्शन इतना ज्यादा गहराई पर हो जिससे ज्वालामुखी उद्गार हो सके। तो 2 चीजों को ध्यान रखना है जब आप किताब से पढ़ो, तब इसको और आपके ध्यान में आएगा। आप किताब से मैंने बताया था, आप 2 किताब मैंने बता रखी है, एक तो शविंदर सिंह की किताब है और एक अलका गौतम की जो नई किताब जो आ रखी है आजकल जो चल रही है, वो किताब बहुत अच्छी है। उन दोनों को आप किसी को पढ़ सकते हो, तो उसमें पढ़ोगे तो आपके चर्चा दिमाग में आ जाएगी क्या रीजन है। तो दूसरा ये बताया हमने। तीसरा, भूकंप संवेदन क्षेत्रों के आधार पर अर्थात प्लेटों के किनारों के आधार पर, और 3 प्लेट किनारे हमने पढ़ रखे हैं। एक चौथा रीजन है नंबर 4, मतलब आधार है निर्धारण का, ज्वालामुखी क्षेत्र निर्धारण का। तब तो स्थल संकल्पना के आधार पर ज्वालामुखी क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। तब तो स्थल संकल्पना, इंग्लिश में कहते हैं इसको हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट। इसकी एक बार चर्चा और की थी, तो विल्सन और मॉर्गन ने इसको दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और वो अंदर से पूछे तो आपको ध्यान रखना है। तप्त स्थल संकल्पना के आधार पर, संकल्पना के आधार पर ज्वालामुखी क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। तो कहने का मतलब हॉटस्पॉट जो कॉन्सेप्ट है, हॉटस्पॉट कौन सी, ध्यान रख लेना, हॉट स्पॉट। और मैंने इसको बताया था तो विल्सन और जेपी मॉर्गन, या मॉर्गन और टूजो विल्सन ने ये हॉटस्पॉट की संकल्पना दी थी। तो ये ज्वालामुखी क्षेत्रों का निर्धारण इनके आधार पर, पूर्व मैग्मा के जमाव के आधार पर, प्राचीन कालीन मैग्मा या लावा है उसके आधार पर, पुराचुंबकत्व के आधार पर, भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों के आधार पर अर्थात प्लेट किनारों के आधार पर, और एक है हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट के आधार पर, तप्त स्थलों के आधार पर। अब यहां पर ये तप्त स्थल जो संकल्पना है टू जो विल्सन मॉर्गन ने दी, यहां भी नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। बाकी का इसके बारे में अलग से एक क्लास लेने वाला हूं अभी आजकल में। तप्त स्थल संकल्पना क्या है, छोटी सी क्लास होगी 20 मिनट की, लेकिन काम की होगी। और मेरा प्रयास ये रहेगा कोई चीज छूटे नहीं आपसे। यदि आप इस तरीके से पढ़ते हो और नोट्स भी पढ़ लेते हो इसके साथ, तो परफेक्ट आपकी तैयारी हो जाएगी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो। अब देखिए, ज्वालामुखी प्रभावी क्षेत्र हेडिंग डालिए, ये तो बात होगी इसकी, तो कर लिया होगा नोट आप लोगों ने। अब देखिए आगे, ज्वालामुखी प्रभावी क्षेत्र, अगली हेडिंग डालिए, ज्वालामुखी प्रभावी
कहने का मतलब विश्व में जहां जहां ज्वालामुखी है वहां पर कौन कौन से क्षेत्रों से संबंधित है ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र। इसमें पहला क्षेत्र लिखेंगे हम ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्रों में विश्व के 80% क्षेत्र, जो 80% ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वो विनाशात्मक या अभिसरण किनारों से संबंधित है। पहला बिंदु लिखिए, विश्व के 80% ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र विनाशात्मक या अभिसरण, देखिए दोनों लिख रहा हूं मैं आपको, अभिसरण किनारों से संबंधित है। इसके 80% ज्वालामुखी क्षेत्र विनाशात्मक या अभिसरण किनारों से संबंधित है। पहला, जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ोगे तो 3 किनारे पढ़ेंगे। एक विनाशात्मक प्लेट किनारा, उसमें क्या होगा, प्लेटें आपस में टकराएंगी, अभिसरण होगा, कन्वर्जेंस होगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होगी, प्लेटें आपस में विपरीत दिशाओं में जाएंगी या डाइवर्जेंस होगा, उसमें उसको कहेंगे हम अपसरण, और वो किनारा कहलाएगा रचनात्मक प्लेट किनारा। तो 80% विनाशात्मक के सहारे, 15% रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे, और शेष 5% है या जो अन्य है उसमें तप्त स्थलों से संबंधित है। तप्त स्थल कहने का मतलब पूरे विश्व में कई हॉटस्पॉट हो सकते हैं, वहां यदि कोई आता है तो हॉटस्पॉट किनारों के संबंध में। दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन है विश्व के लगभग, अब देखिए 80% या 75% कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, विश्व के लगभग 15% ज्वालामुखी, विश्व के लगभग 15% ज्वालामुखी अपसरण या रचनात्मक, अपसरण या रचनात्मक रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे सहारे या संबंधित हैं, प्लेट किनारों से संबंधित है। किनारों या सीमांत भी कहते हैं इसको, सीमांत, सीमांतों संबंधित है। नंबर 3, अगला बिंदु 3 है, 1 2 3 डाल लीजिए या बिंदु लिख लीजिए केवल। 5% ज्वालामुखी, 5% ज्वालामुखी हॉट स्पॉट, हॉट हॉट स्पॉट कहेंगे, तप्त स्थल, तप्त स्थलों संबंधित है। अगर ये जोड़ने लग जाओ ना आप इस प्रक्रिया को, अगर ये सीधे टॉपिक को जोड़ने लग जाओ तो आप भूगोल को समझने लग जाओगे। और जो प्रश्न, जैसे आप देखोगे ना, कोई विद्यार्थी जैसे कोई एमए कर रहा है या उसने बीएड नहीं हुई है, उसको फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देगा, क्या होता है, विद्यार्थी कहेगा यार पेपर तो बहुत सरल था, ये देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन क्या होता है, 120% जो ज्योग्राफी का आएंगे उसमें से, या किसी एग्जाम में 150 आते हैं या 100 आते हैं, उसमें से यदि वो 60 प्रश्न करता है, 60% उसको देखने पे पेपर को ऐसा लगेगा कि मैं सिलेक्शन ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, 60 के अलावा 20 और एक उससे हाई लेवल होगा, और 20 के अलावा भी फिर और 20 वो उससे भी हाई लेवल होगा। कहने का मतलब जो लास्ट के 2 मैंने बताए 20 + 20, वो जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो प्रश्न आते हैं इस प्रकार के टॉपिकों से। कहने का मतलब आपको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी समझ लिया आपने, एक आपने
ज्वालामुखी को भी समझ लिया और भूकंप को समझ लिया, और तीनों को जोड़ दिया आपने, और मानचित्र प्लस 4 मानचित्र, 4 चीजों को जोड़ेगा तब उस प्रकार के प्रश्न होंगे। कहने का मतलब यहां पर वो यूं कहना चाह रहा है कि ज्वालामुखी प्रभावी जो क्षेत्र हैं या ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, कि विश्व के 80% ज्वालामुखी तो आते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे। कहने का मतलब ये जो कंडीशन है ये वाली, इसको कहते हैं अभिसरण। कहने का मतलब इन क्षेत्रों में प्लेटें आपस में, ये कंडीशन होगी आपकी पहली कंडीशन, कि जब प्लेटें आपस में टकराएंगी उसको विनाशात्मक प्लेट किनारा कहेंगे, उसको अभिसरण कहेंगे। तो 80% अर्थात 75-80% ज्वालामुखी इन क्षेत्रों में है। अब देख लेना प्लेट टेक्टोनिक में ये कंडीशन कहां पर है। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, ये देखिए विश्व के 15% अपसरण, या इसको कहेंगे हम रचनात्मक प्लेट किनारा। इनमें क्या होगा, प्लेटों की कंडीशन होगी प्लेट आपस में डाइवर्जेंस होगा। अब इसमें जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आप पढ़ोगे तो देख लेना कहां पर ये कंडीशन हो रही है, तो बाग ये रहेंगी वहां पर कंडीशन। और इसके अलावा फिर तीसरी कंडीशन और बता रहा हूं मैं आपको, जैसे देखिए तीसरी कंडीशन, ये 5% होंगे आपके इससे संबंधित हॉटस्पॉट। ये विश्व के मानचित्र में कुछ हॉटस्पॉट हैं, और हॉटस्पॉट अपने आप में अलग हैं। कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में हॉटस्पॉट हो सकते हैं। यहां पर कुछ यत्र तत्र ज्वालामुखी जो बिखरे हुए हैं वो यहां पर मिलेंगे। तो ये 3 मेजर क्षेत्र हैं ज्वालामुखियों के। अब आपसे प्रश्न पूछ ले बना करके कोई, जैसे आप कोई पेपर दे रहे हो राजस्थान का पुलिस का पेपर, या कोई एलडीसी का पेपर, या कोई भी पेपर दे रहे हो कहीं पर भी, रीट का हो सकता है, और आपने प्रश्न पूछने वाले ने पूछ लिया कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कौन से क्षेत्र से संबंधित है। अब इस प्रश्न में ऑप्शन बनाने वाले के ऊपर है, वो चाहे तो विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र दे दें, जैसे परिप्रशांत मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, आपकी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे, या अन्य आ जाए। 4 कंडीशन तो ये हो, तो विद्यार्थी उसको पता है भाई अग्नि मेखला जिसको कहते हैं, परिप्रशांत मेखला, वहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। एक प्रश्न, ये तो बिल्कुल थोड़ा सा आसान है। अब उसने प्लेट टेक्टोनिक से जोड़ करके दे दिया प्रश्न, वो देगा आपको, पूछेगा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहां से संबंधित है, विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे, रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे, संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे, तो वहां पर आएगा विनाशात्मक प्लेट। तो कहने का मतलब सभी तरीके से हमको इस टॉपिक को पढ़ना है। अब मैं यहां के बाद डायरेक्ट क्षेत्रों की बात करेंगे हम, ये जो प्रभावित क्षेत्र हमने पढ़े हैं, के बाद अब हम पढ़ेंगे विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र। देखिए और नीचे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी इसमें देखिए नंबर 1 संख्या डाल लीजिए, बिंदु बना, कोई बात नहीं है। ये ज्वालामुखी क्षेत्र ये टॉपिक का मुख्य आधार है, और कई विद्यार्थी या टीचर इसको पढ़ाकर घट जाते हैं। इससे पहले जो बताया मैंने आपको वो प्रश्न का थोड़ा सा लेवल के प्रश्न के लिए मैटर बताया मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो क्षेत्र प्रसिद्ध परिप्रशांत तटीय पेटी, ये अग्नि मेखला पहला है। परिप्रशांत तटीय पेटी या अग्नि परिप्रशांत तटीय पेटी। परिप्रशांत तटीय पेटी का मतलब है प्रशांत महासागर चारों ओर। इसको मैं मानचित्र में भी आपको दिखाऊंगा अभी। और यह है अग्नि मेखला। अग्नि मेखला इस वजह से बोलते हैं क्योंकि आग निकलती है ज्वालामुखी से, तो इसको हमने अग्नि मेखला कह दिया। तो ये जो पेटी है ये सबसे ज्यादा बड़ी पेटी है। जब विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी, लगभग 66% ज्वालामुखी क्षेत्र इसी पेटी से संबंधित है। और इसको लेकर के मैं अलग अलग पॉइंट्स में आपको लिखा रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं, और उसको फिर आपको क्या करना है, मानचित्र में लोकेशन लिखनी है। और मैंने आपको बता दिया, चाहे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस रखते हो,
ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, यदि आपने खरीद रखी है, यदि अभी खरीदते हो तो स्टूडेंट लेनी है आपको, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। और इसके अलावा भी कोई एटलस है, मैकमिलन की आती है, और भी कई आती हैं अच्छी, और भी हैं कई। यदि आप वो लेते हो, वो पढ़ते हो, तो आपको ज्वालामुखी विश्ववितरण का अंदर दे रखा है और उसको निकालना है, और फिर उससे इन टॉपिकों को आपको एक बार दर्शन करने हैं, उसके देखना है, और फिर उसको हाईलाइटर से मार्क करना है। तो पहली पेटी देखिए, परिप्रशांत तटीय पेटी, या इसको बोलते हैं अग्निमेखला। सर्वाधिक बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र, पहला पॉइंट, सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है ये, सबसे ज्यादा आते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन में क्या करेंगे, विश्व के लगभग 66%। देखिए अलग अलग तरीके से प्रश्न आता है, 2/3, 2/3 ज्वालामुखी या ज्वालामुखी क्षेत्र लिख सकते हैं हम। सेंटेंस फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया करो, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, नेट अपन नेट भी कर रखा है बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी भी होते हैं, बहुत सारे विद एमए बीएड तो सभी हैं, ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो विश्व के लगभग 66% या 2/3 ज्वालामुखी क्षेत्र इस पेटी से संबंधित है, इस पेटी से संबंधित है। अगर आपने कुछ टॉपिक हमारी क्लास के पढ़ लिए और अगर आपने परफेक्ट नोट्स में लिख लिया, तो परफेक्ट रूप से आपको लगेगा कि सही पल से हमने पढ़ रखा है। ये पेटी क्या कहलाती है, रिंग ऑफ फायर। फायर, ये भी लिख लीजिए, रिंग ऑफ फायर। इतना ही लिखूंगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। यह पेटी रिंग ऑफ फायर भी कहलाती है, अग्नि मेखला कहते हैं इसको। आगे देखिए के बाद, इसका जो रीजन बताऊंगा मैं पूरा, वो रीजन यदि आप देखोगे प्रशांत महासागर के चारों तरफ, अभी मानचित्र बनाऊंगा कि प्रशांत महासागर के एक तरफ मिलेगा आपको जिसको पूर्वी प्रशांत कहते हैं। देखिए कंफ्यूजन होगा, पूर्वी प्रशांत जिसको कहते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में वो क्षेत्र। तो पूर्वी प्रशांत महासागर है, उसकी सीमा लगती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से। तो कहने के मतलब दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक, अलास्का तक, जो पूरा जो क्षेत्र है उस कैटेगरी में आएगा। अब हम आएंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर में या पूर्वी एशिया में, दोनों चीज यूज कर रहा हूं मैं आपको। प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग एशिया के पूर्वी भाग से मिलता है, सीमा बनाता है। तो वहां पर आप देखोगे ऊपर रूस, चीन, और बाद में जो पूर्वी द्वीप समूह, वहां तक जो क्षेत्र आता है, ये पूरा क्षेत्र इस अग्नि मेखला का भाग है, जिसको मानचित्र में आपको लोगों को बताऊं। हम मान सकते हैं कि यह पेटी अंटार्कटिका के माउंट इरेबस, अब देखिए माउंट इरेबस अंटार्कटिका की एक ज्वालामुखी है, तो यह पेटी अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से शुरू होती है और दक्षिण अमेरिका के एंडी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत क्षेत्र अनुसरण करते हुए अलास्का तक विस्तृत है, तथा पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीप होते हुए पूर्वी द्वीप समूह तक विस्तृत है। ये इसका वितरण हम लिखेंगे आगे। तो देखिए आगे अगला बिंदु लिखिए इसमें, पेटी अंटार्कटिका के माउंट इरेबस। अब देखिए जो माउंट इरेबस है, ये याद कर लो, ये माउंट इरेबस ज्वालामुखी भी है, माउंट इरेबस पर्वत भी है। तो अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से प्रारंभ होकर, से प्रारंभ होकर माउंट इरेबस से प्रारंभ होकर या शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज
एंडीज, उत्तरी अमेरिका के रॉकी रॉकी पर्वत क्षेत्रों का अनुसरण करते हुए अलास्का तक विस्तृत है। अलास्का तक विस्तृत है। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए मैप बना रहा हूं अलग से। देखिए मैंने आपको बताया था जितना मानचित्र में आप सीखोगे चीजों को उतना ज्यादा बेहतर तरीके से। देखिए मैंने बनाया आपको, ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका है। वो ये कहना चाह रहा है, ये जो अंटार्कटिका है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। वो ये कहना चाह रहा है यहां से ऐसे, यहां से स्टार्ट होकर के ये पेटी ऐसे ऐसे इस तरीके से ये आ रही है, ये पेटी है। इधर ये प्रशांत महासागर का, ये है आपका पूर्वी पूर्व प्रशांत या उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पश्चिमी भाग। तो ये माउंट इरेबस, ये आपका एंडीज पर्वत क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में, ये मध्य अमेरिका, और ये आपका उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी तट क्षेत्र या रॉकी पर्वत क्षेत्र से होकर के ये ऊपर अलास्का तक। तो अलास्का का कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र आपसे पूछ ले कि विश्व में कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सी पेटी से संबंधित है, तो कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र होगा परिप्रशांत पेटी से संबंधित। यहां पर यूएसए में ज्वालामुखी है, सस्ता, रेनियर, हुड। कौन कौन से? सस्ता, रेनियर, हुड। सस्ता, रेनियर, हुड, ये सभी किसके हैं? यूएसए की। कटमई ये भी किसका है? ये ज्वालामुखी का नाम लिखे मैंने, इस पेटी से संबंधित ज्वालामुखी है सभी। देखिए आपको इस तरीके से पढ़ने की आदत रखनी है, यही नाम लिख लीजिए इनका, पहले लिखा चुका हूं मैं। कटमई, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र कहां पर है? अलास्का। और देश कौन सा आएगा इसमें भी? कौन सा आएगा? यूएसए, क्योंकि यूएसए का ही एक प्रांत है ये कटमई। तो कटमई, सस्ता, रेनियर, हुड। इसके बाद देखिए और कुछ आपको बता रहा हूं, नीचे कुछ ज्वालामुखी है, इधर दिख रहा हूं मैं दूसरे पेन से। देखिए इनका नाम है आपका चिम्बेरे जो है, चिम्बेरे जो, ये ज्वालामुखी है। और ये किसका है? आपका दक्षिणी अमेरिका, ये भी इससे संबंधित है नीचे वाला पार्ट। तो कहने का मतलब ये जो भी ज्वालामुखी आएंगे ये सब इस पेटी से संबंधित है, ये आपको समझना है, कटने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अब देखिए आगे, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। ये तो हो गया प्रशांत का पूर्वी किनारा। अब प्रशांत का पश्चिमी किनारा भी इसी में लिखेंगे। अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से प्रारंभ होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत क्षेत्रों का अनुसरण करते हुए अलास्का तक विस्तृत है। अब इसके बाद देखिए आगे, इसी में आगे लिखिए, इसी में लिखना है तथा, उसी का चल रहा है, पूर्व रूस, मतलब रूस का पूर्वी भाग, जापान, फिलीपींस, आदि द्वीपों से होती हुई हुई पूर्वी द्वीप समूह तक विस्तृत है। समूह तक विस्तृत, ये क्षेत्र भी इसी पेटी में है। कहने का मतलब देखिए, जब आप पूर्वी प्रशांत
के भाग से पश्चिम प्रशांत की ओर जाओगे या पूर्वी एशिया की तरफ आओगे तो रूस, पूर्वी रूस का पूर्वी भाग, जापान। अब जापान है, जापान का कौन सा ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा। यामा। तो आप ज्वालामुखी, आपका यदि आपसे प्रश्न आए कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वो किस पेटी से संबंधित है, परिप्रशांत तटीय पेटी या अग्नि मेखला से संबंधित? फ्यूजियामा जापान का। फिलीपींस का कौन कौन से ज्वालामुखी है? मेयान। तो ये आपका जापान हो गया, ये मेयान, मेयान हो गया आपका। ऐसे भी आपको ये तरीका भी याद रखना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो ये परिप्रशांत तटीय पेटी होगी। वितरण कहां से? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग, और इधर जो रूस का पूर्वी भाग, जापान, पूर्वी द्वीप समूह, फिलीपींस, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये इस पेटी से संबंधित हैं। इसको एक अलग एक मानचित्र के द्वारा मैं बताऊंगा। तो ये पेटी आपका अग्नि मेखला का पार्ट है जो मैंने बताया। ये ज्वालामुखी के नाम बताएं कुछ एक, ये और भी ज्वालामुखी हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा ज्वालामुखी किस पेटी से संबंधित है। इसको रटने की गुंजाइश यूं नहीं है। जब आपको ये पता चल जाएगा फ्यूजियामा जापान का है, तो आपको पता चलेगा जापान तटीय पेटी में आता है या परिप्रशांत अग्नि मेखला का भाग है। अब देखिए आगे, आगे देखिए इसी पेटी में इसी का भाग है आगे वितरण में। इस पेटी में अगला बिंदु लिखिए, यह पेटी विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे विस्तृत है। क्या मैं लिख रहा हूं? अग्नि मेखला, अग्नि मेखला, क्या लिख रहा हूं? यह पेटी कौन सी? परिप्रशांत पेटी। यह पेटी विनाशात्मक, विनाशात्मक प्लेट सीमांत, प्लेट सीमांतों या किनारों के सहारे सहारे, सहारे सहारे विस्तृत। तो यह अग्नि मेखला या यह पेटी विनाशात्मक प्लेट सीमांतों के सहारे सहारे विस्तृत है या विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे विस्तृत है। एक बिंदु और लिखिए, एक विद्वान है जिसका वेनियोफ का नाम है, हुगो वेनियोफ नामक भूकंप विज्ञानी द्वारा प्रशांत महासागर की जो ये पेटी है इसको सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र माना है। इस वजह से बेनियोफ जोन भी इसको कहा जाता है। देखिए, हुगो वेनियोफ, हुगो वेनियोफ नामक भूकंप विज्ञानी द्वारा, ह्यूगो वेनियोफ नामक भूकंप विज्ञानी द्वारा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के परिधीय, के परिधीय सीमावर्ती क्षेत्र को, सीमावर्ती क्षेत्र को विश्व का सर्वाधिक, का सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रभावी क्षेत्र माना गया है। माना गया है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन भी कहते हैं। बेनी ऑफ
जौन क्षेत्र कहते। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो परिप्रशांत तटीय पेटी है या परिप्रशांत अग्नि मेखला है, इसके बारे में हुगो बेनियोफ एक विद्वान था, उसने सबसे ज्यादा प्रभावी क्षेत्र माना है। तो इसके नाम पर ये क्षेत्र भी कहलाता है, ध्यान रखना है आपको। तो कभी आ जाए आपसे कि विश्व की सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र, अब इसमें ये नाम दे दे हुगो बेनियोफ या बेनियोफ क्षेत्र, तो बेनियोफ क्षेत्र उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ की जो तटीय पेटी है, प्रशांत महासागर की चारों तरफ का जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, जो चारों तरफ की जो क्षेत्र है, उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिए कौन कौन से नाम हो गए, परिप्रशांत अग्नि मेखला, परिप्रशांत तटीय पेटी, या इसको कह रहे हैं हम रिंग ऑफ फायर, या इसको कह रहे हैं हम बेनी ऑफ जॉन क्षेत्र। तो ये सब इस क्षेत्र से संबंधित है। इसके मानचित्र हम एक साथ बनाऊंगा। आप प्रमुख ज्वालामुखी नाम लिखा रहा हूं इस पेटी से संबंधित। देखिए अलग से लिख रहे हैं, प्रमुख ज्वालामुखी, प्रमुख प्रमुख ज्वालामुखी। इस पेटी में कौन कौन से, यामा, इस पेटी में ताल, इसको पूरा लिखते हैं माउंट ताल, तो माउंट ताल ही लिख रहा हूं, माउंट ताल। और दूसरा है मेयान, मेयान इसी का नाम है माउंट ताल, ये मेयान, ये का इसी देश से संबंधित, इस पेटी से संबंधित है। दो ज्वालामुखी हैं तरीके से, माउंट ताल, मेयान, मैंकले, मैंकले, सस्ता, रेनियर, हुडो। ये माउंट मैंकले चोटी भी है उत्तरी अमेरिका की, सस्ता ज्वालामुखी है, रेनियर, हुडो ये ज्वालामुखी है। चिम्बेरेजो, चिम्बेरेजो ये भी एक ज्वालामुखी है, पेटी से संबंधित है। कोटोपैक्सी, पैक्सी चमकती चोटी कहलाता है कोटोपैक्सी। ये कोटोपैक्सी कहां पर, देशों के नाम देखो, इक्वेडोर, इक्वेडोर, इक्वेडोर देश है दक्षिण अमेरिका का, इक्वेडोर। चिम्बेरेजो ये ज्वालामुखी है, ये दक्षिण अमेरिका में है, चिली और अर्जेंटीना कहां पर, दक्षिणी अमेरिका कहां पर है, चिली और अर्जेंटीना कहां पर है, यूएसए, फिलीपींस, फिलीपींस, और ये आप जानते हो जापान। ये इस पेटी से संबंधित ज्वालामुखी हैं। आपको क्या करना है, इनके अलावा भी एटलस के द्वारा इन सभी को मार्क करना है, और इनके अलावा भी यदि इनके पड़ोस में कोई मिले तो सीधा सा मतलब है तटीय पेटी से संबंधित होगा, रटने की गुंजाइश नहीं है, इनको तो याद करना ही है। इसके अलावा भी यदि कोई ज्वालामुखी है उसको आपको मार्क करना हाइलाइटर से, और पता करना है कि ये क्षेत्र से संबंधित है, तो क्या आप उसके साथ ये भी पढ़ोगे। अब दूसरा जो ज्वालामुखी क्षेत्र है वो है आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो सबसे पहली पेटी हमने अभी तक लिखी है परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत अग्नि मेखला, इस तरीके से। अब देखिए मध्य महाद्वीपीय पेटी नंबर दो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसका भी आपको रीजन याद रखना है, रटने की गुंजाइश नहीं है। मध्य महाद्वीपीय पेटी सबसे पहला बिंदु लिखिए, इसमें पहला पॉइंट है मध्य महाद्वीपीय पेटी। दूसरी पेटी है विश्व की ज्वालामुखी पेटियों में
अभिसरण या विनाशात्मक किनारों से संबंधित? विनाशात्मक या अभिसरण? प्रांतों से संबंधित। संबंध। दूसरा बिंदु लिखिए, अलग अलग पॉइंट्स में है। नंबर दूसरा point, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र क्या होता है यहां पर? महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक पढ़ोगे ना तब आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर महाद्वीपीय महाद्वीपीय मतलब स्थल स्थल कैटेगरी की प्लेटों का अभिसरण है। कि अभिसरण तो है लेकिन किसका है? महाद्वीपीय महाद्वीपीय का। इससे पहले वाली थी उसमें महाद्वीप महासागरों का था, क्योंकि जब आप देख रहे हो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और इधर प्रशांत महासागर, तो वो तो महाद्वीपीय महासागर हो गया। यहां पर महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। दूसरा कहां से ये? पश्चिमी द्वीप समूह। पश्चिमी द्वीप समूह या एंटलीज, देखना है आपको एटलस में एंटलीज। एंटलीज या कैरेबियन, इसी का नाम है कैरेबियन सागर से शुरू होकर, इनको पश्चिमी द्वीप समूह कह रहे हैं, जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं इंग्लिश में, या इसको हम एंटिलीज द्वीप समूह भी कहते हैं, या कैरेबियन सागर से शुरू होकर अजोस द्वीप तक पहुंचती है। शुरू होकर अजोर्स द्वीप, अटलांटिक महासागर में ही है, अजोर्स द्वीप तक पहुंचती है। भूमध्य सागर, मध्य सागर, अजोर द्वीप से कहां जाती है पेटी? भूमध्य सागर में, यार जिसको रूम सागर भी कहते हैं, लिखाया है मैंने। ईरान, इराक, ये क्षेत्र है पूरा, ईरान इराक माले माले, बर्मा, इसको म्यांमार कहते हैं वर्तमान में, बर्मा या म्यांमार, दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र से होकर, से होकर प्रशांत पेटी में मिलती है या मिल जाती है। वितरण वाला टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण है कंपटीशन के हिसाब से, इसको लेकर के प्रश्न आते हैं। देखिए क्या लिखा है हमने, पश्चिमी द्वीप समूह है एंटिलीज या कैरिबियन सागर से शुरू होकर अजोर्स द्वीप या अटलांटिक महासागर का द्वीप है, मध्य सागर में आती है, फिर ईरान इराक हिमालय जो क्षेत्र है, वर्मा या म्यांमार जो देश है वहां से होकर के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से होकर प्रशांत पेटी में मिल जाती है, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब ये जो पेटी है इसकी एक शाखा है, शाखा को लिखना है आपको, शाखा है अफ्रीकी भ्रंश घाटी, अफ्रीकी घाटी, अफ्रीकी भ्रंश घाटी, अफ्रीकी भ्रंश घाटी में चली जाती है, कहने का मतलब मध्य मध्य महाद्वीपीय पेटी से एक शाखा, मध्य महाद्वीपीय पेटी से एक शाखा महान भ्रंश घाटी, ये कहां पर? अफ्रीका तक विस्तृत है, तक
इसके प्रमुख ज्वालामुखी, देखिए आप देखोगे तो अफ्रीका में एक ज्वालामुखी है किलिमंजारो। कौन सा है? मंजारो, किलिमंजारो, ये अफ्रीका में किलिमंजारो, मंजारो। इसके बाद एलगन, ये अफ्रीका में, कैमरून में एलगन, एलगन, एलगन। पेरू विरुंगा, पेरू विरुंगा, पेरू विरुंगा, ये अफ्रीका के जो ज्वालामुखी इस कैटेगरी में आएंगे। कैमरून, और एक लीजिए कैमरून, कैमरून, कैमरून। तो ये आपका जो शाखा है, ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी, इससे संबंधित है सारे। किलिमंजारो, एलगन, मेरू, विरुंगार, कैमरून। एलगन, दोबारा बोल रहा हूं, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का पता है आपको, सबसे ऊंची चोटी भी है। एलगन ये अफ्रीका में, पेरू ये अफ्रीका में, विरुंगा ये अफ्रीका में, और कैमरून एक देश का नाम भी है, ये भी अफ्रीका में। तो ये महान भ्रंश घाटी है अफ्रीका की, ये भी उसकी एक शाखा है किसकी? मध्य महाद्वीपीय पेटी की। अब देखिए आगे, ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसके ज्वालामुखी, ये तो मैंने अफ्रीका भ्रंश घाटी वाले बताए थे, मध्य महाद्वीपीय पेटी के ज्वालामुखी, जानते हो आप, रटने की जरूरत भी नहीं, नाम लिखा रहा हूं कुछ, देखिए कौन कौन से। स्ट्रम्बोली इटली का, इसी में आएगा, स्ट्रम्बोली, एटना, एटना का है, एटना, विसुवियस, इटली के सभी, विसुवियस, देवबंद ईरान का है, देवबंद, और कोहे सुल्तान, कोहे सुल्तान। देखिए ज्वालामुखी अलग क्षेत्र आ रहे हैं, लेकिन रीजन वाइज लिखा रहा हूं मैं आपको। माउंट पोपा, पोपा, पेरन, और नारकोंडम, नारकोंडम। अब देखिए ये तो है, तीनों हैं आपके इटली के, इसके इटली, देवबंद, और ये है आपका ईरान के, ये है म्यांमार, म्यांमार क्या कहेंगे इसको, बर्मा, और ये दोनों है भारत के, भारत, वेरन और नारकोंडम। तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी के ज्वालामुखियों के नाम है। स्ट्रोम्बोली, एटना, विसुवियस इटली से संबंधित है। देवबंद्र, कोहे सुल्तान ये ईरान का प्रमुख ज्वालामुखी है, वृहद ज्वालामुखी है। माउंट पोपा यह वर्मा का या म्यांमार का है। और वेरन और नारकोंडम ये भारत के जो अंडमान क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर दो पुराने ज्वालामुखी है, वेरन और नारकोंडम। ये कहां पर है? अंडमान क्षेत्र, अंडमान। आप एटलस में चेक कर लेना इनको, अंडमान, अंडमान, अंडमान क्षेत्र से संबंधित है वेरन और नारकोंडम। तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी इस कंडीशन में। अब देखिए तीसरी जो पेटी है, मध्य अटलांटिक पेटी। ये सभी जो लिखाए हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी के ज्वालामुखियों के नाम है। और भी कोई आपके दिमाग में हो, आप कहीं पढ़ने को मिलता है तो आप इनको जोड़ लेना उसके साथ। एटलस में आपको देखने, इस महाद्वीपीय पेटी की, मध्य महाद्वीपीय पेटी की एक शाखा आपको ध्यान होना चाहिए, कहां जाती है? एक शाखा जाती है आपके अफ्रीका में, महान भ्रंश घाटी में, उसके ज्वालामुखी मैंने बताई, जैसे किलिमंजारो है, कैमरून है, उसका ज्वालामुखी उस पेटी में आएंगे। अब देखिए तीसरी पेटी है वितरण में, नंबर 3, मध्य अटलांटिक पेटी।
मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। इस पेटी में कितने 6% ज्वालामुखी, 6% ज्वालामुखी इससे संबंधित है, 6% मध्य अटलांटिक पेटी। और दूसरा क्या लिखना है इसमें, है पेटी, है पेटी अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक कटक, अटलांटिक कटक के सारे सारे विस्तृत, सारे सारे कहां तक है ये, आइसलैंड से बोवेड द्वीप तक। ये एटलस में देख लेना सारी जगह बोवेड द्वीप तक विस्तृत। तो आइसलैंड के जो ज्वालामुखी हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, इस क्षेत्र में आएंगे। आइसलैंड के कौन कौन से, ये कहां पर रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हैं, ये भी, ये कहां पर है, रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे, किनारों के सहारे। देखिए जो प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला थी और मध्य महाद्वीपीय पेटी थी, वो दोनों विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे विस्तृत, जबकि मध्य अटलांटिक पेटी की जो ज्वालामुखी है वो कहां पर है, वो रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हैं। कहने के मतलब इनमें क्या होगा, रचनात्मक में इसमें ये कंडीशन होती है, दो प्लेटों का अपसरण होता है, विपरीत दिशाओं में जाती है, डाइवर्जेंस होता है। जबकि इससे पहले के दोनों ज्वालामुखी क्षेत्र विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे विस्तृत थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, देखिए इसमें कौन कौन से हैं। अजोर्स द्वीप, अजोर्स, देखिए उसमें हमने अजोर्स द्वीप का नाम लिखा था, मध्य महाद्वीप में, वो उसका माध्यम था, रास्ता था अजोर्स द्वीप। ये ज्वालामुखी द्वीप है, इसी से बने हुए हैं अजोर्स द्वीप। केप वर्डे, केप वर्डे ध्यान रखना है आपको, केप वर्डे, अजोर्स द्वीप, केप वर्डे, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, अटलांटिक महासागर के ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी अटलांटिक महासागर के ज्वालामुखी द्वीप, सभी अटलांटिक महासागर के ज्वालामुखी द्वीप। अब इस पेटी के प्रमुख ज्वालामुखी देखिए, प्रमुख ज्वालामुखी, प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से, हेकला, हेकला प्रमुख ज्वालामुखी, हेकला, लौकी, लौकी, हेकला, लौकी, हेल्गा फेल का फेल, हेल्गा फेल, डेजर एंटलीज, डेजर एंटलीज, अजोर्स द्वीप,
अजोर्स द्वीप, अजोर्स द्वीप, और एक है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना, ये सभी इसके देखो, तीनों ये जो ज्वालामुखी है, तीनों ये हैं आपका आइसलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड द्वीप है, वहां से संबंधित है आइसलैंड। और ये सभी अपने आप में लेजर एंटली, अजोर्स और सेंट हेलेना, ये सभी प्रमुख ज्वालामुखी है किसके, मध्य अटलांटिक पेटी के। ये कौन सा है, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी के प्रमुख ज्वालामुखियों के नाम है, ये आपको याद रखने हैं, ये इसमें से प्रश्न आता है कई बार। तो अभी तक 3 क्षेत्र बताए मैंने आपको, परिप्रशांत तटीय पेटी या अग्नि मेखला, नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय पेटी, और नंबर 3 मध्य अटलांटिक पेटी, और नंबर 4 है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र। देखिए नंबर 4, चौथा क्षेत्र है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र, कि प्लेटों के अंदर भी हो सकते हैं, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र। ये कहां पर है, संरक्षी प्लेट किनारों के सहारे हैं, ये संरक्षी प्लेट किनारों के सहारे विस्तृत। 3 किनारे देखे थे, तीनों में संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे विस्तृत है। दरारी उद्गार होता है ज्यादातर, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, अधिकांश लिख रहा हूं मैं आज को, ठीक है, कोई अगर कोई अपवाद हो तो हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कैसे होंगे, दरारी उद्गार वाले होंगे। और कैसे होते हैं ये, तप्त स्थलों पर, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट के सहारे, सहारे। अब देखिए ये हॉट स्पॉट मैंने आपको बताया है, इसके बारे में एक संकल्पना है, उसको मैं अलग से आपको लिखाऊंगा। तो ये जो अंतरा प्लेट किनारे वाले ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, चौथे कैटेगरी के, ये संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे विस्तृत हैं। ज्यादातर में क्या होता है, दरारी उद्गार होता है, और हॉट स्पॉट जो क्षेत्र है उनके सहारे विस्तृत है। जैसे एग्जाम्पल जैसे लिख रहा हूं मैं, हवाई द्वीप, जैसे हवाई द्वीप, ये ज्वालामुखी, मोनाकी और मोनालोआ उस क्षेत्र में है, दो ज्वालामुखी, जैसे मोनाकी या मोनालोआ। ये जो मोनालोआ जो ज्वालामुखी है, ये इस कैटेगरी में आएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में मैंने आपको विश्व के 4 ज्वालामुखी क्षेत्र बताए। नंबर 1 बताया परिप्रशांत तटीय पेटी या परिप्रशांत अग्नि मेखला, नंबर 1 विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी क्षेत्र। नंबर 2 हमने बात की मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड जो लिखाए हैं, ये दोनों विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी हैं स्थित। तीसरा नंबर का बताया मध्य अटलांटिक पेटी, जो रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे। नंबर 4 बताया अंतरा प्लेट या हॉट स्पॉट क्षेत्रों के सहारे, जो ज्यादातर आपका संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे। तो मोना लोआ या मोनाकी जो है दोनों, ये आपको मोनाकी और लिख लीजिए, मोनाकी ये पर्वत है, मोनाकी ये आपके हवाई द्वीप में दोनों। तो ये प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हमने बात की। अब इसमें हम बात करेंगे मानचित्र की। देखिए मैंने आपको बताया था मानचित्र में हमें इन पेटियों का, इन क्षेत्रों का मानचित्र में थोड़ा ध्यान रखना है, केवल आउटलाइन बनानी है, जरूर नहीं है आपको परफेक्ट मानचित्र आता हो, आपको मानचित्र याद रखना है बस, थोड़ा सा
एटलस में आपके उसको आपको थोड़ा देखना भी है। ये हो गई आपके मध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए पहली पेटी में एक अलग कलर से बता रहा हूं, ये पेटी है नंबर 1 वाली। ये कौन सी है? नंबर 1। अब इसका जो क्षेत्र पूरा जिसमें जो आ रहा है, कहां तक है? ये माउंट इरेबस तक। माउंट इरेबस कहां है? अंटार्कटिका में। इसके बाद इधर की तरफ भी ये पेटी आएगी, ये आपका ऐसे होगी, जापान से नीचे तक वाला। वगैरह ये द्वीप समूह है, ये आपका जापान इस टाइप में, ये इस पेटी का भाग है। तो ये हो गई आपकी नंबर 1 पेटी पहली। कौन सी? परिप्रशांत पेटी। ठीक है, ये परिप्रशांत पेटी है नंबर 1। इसके बाद देखिए नंबर दूसरी पेटी हम बात करेंगे, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है, पूरा जो क्षेत्र है ये आपका इस पेटी में आएगा। और ये नंबर डालेंगे इसको 2, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय पेटी, दूसरा क्षेत्र। इसके बाद तीसरा क्षेत्र में हम रखेंगे, ये जो है आपका, ये जो ज्वालामुखी क्षेत्र है ये वाला, ये इसमें आएगा। ये द्वीप होगा आपका आइसलैंड, और इस पेटी का नाम है आपके, पेटी का नाम है इसमें मध्य अटलांटिक। मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, अटलांटिक महासागर के मध्य में। नंबर 3, ये नंबर 3 पेटी है। इसमें ध्यान रखना है, ये जो पेटी पड़ी थी इसमें एक शाखा हमने पढ़ी थी यहां तक, महान भ्रंश घाटी तक, ये शाखा है इसकी, जो आपके किलिमंजारो वगैरह इसमें आते हैं। एक नंबर 4 और हमने बात की थी, उसको हम अलग कलर से मार कर रहा हूं मैं आपको। ये हमने अंतरा प्लेट बताया था, और यहां पर जैसे ये हवाई द्वीप वाले जो ज्वालामुखी है नंबर 4, ये नंबर 4 पेटी है, नंबर 4 अंतरा, अंतरा पेटी, ये अंतरा प्लेट पेटी कह सकते हैं इसको, अंतरा प्लेट पेटी। इसमें ये हवाई द्वीप वगैरह के जो क्षेत्र है इसमें आएंगे 4 वाले, या इसको हॉट स्पॉट के सहारे कर लीजिए। तो ये आज की क्लास में मुख्य ज्वालामुखी क्षेत्रों के बारे में बात की। सबसे पहला ज्वालामुखी क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताया, वो था आपके ए, परिप्रशांत पेटी, या इसको कहेंगे हम अग्नि मेखला। तो ये अग्नि मेखला उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, और इधर आपके एशिया के पूरब में जापान होकर के, फिलीपींस होकर के, या प्रशांत महासागर का ये पश्चिमी भाग है। ये पूर्वी भाग है प्रशांत महासागर के, ये पश्चिमी भाग है। तो प्रशांत महासागर का जो तटीय इलाका है उसको तटीय पेटी कहेंगे, परिप्रशांत मेखला कहेंगे, अग्नि मेखला कहेंगे। नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी यहां से भूमध्य सागर होकर के हिमालय से और यहां तक आती है। तो इसके जितने भी ज्वालामुखी हैं, चाहे विसुवियस की बात करें चाहे एटना की बात करें, इस पेटी में आएंगे। इसकी एक शाखा अफ्रीका में महान भ्रंश के साथ साथ आ रही है। तो इसमें जो भी ज्वालामुखी इस पेटी से संबंधित है। नंबर 3 मध्य अटलांटिक, जैसे आइसलैंड द्वीप है ऊपर, आइसलैंड, तो आइसलैंड के जितने भी ज्वालामुखी हैं, चाहे लौकी हो चाहे हेल्गा फेल हो, ये सब मध्य अटलांटिक में। ये रचनात्मक के सहारे 1 और 2 नंबर वाली विनाशात्मक के सहारे, और नंबर 4 अंतरा प्लेट पेटी। ये कहने का मतलब पूरे विश्व में यदि बिखरे हुए जो ज्वालामुखी हैं अंतरा प्लेटों के सहारे, जो हॉट स्पॉट के सहारे भी हो सकते हैं, वो अंतरा प्लेट पेटी में शामिल किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्रों के वितरण के बारे में बात की। इसके प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको बताया, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसमें पैटर्न क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो विश्व डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है आपकी।
तो आज की क्लास में इतना ही। अब देखिए इस क्लास में एक दो चीजें, एक तो हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, और एक भारत के ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र, उनके बारे में कई बार प्रश्न आ जाते हैं। जब भारत के भूगोल में शामिल करिए उसको, क्योंकि ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं तो मैं यही आपको उसको बताऊंगा, भारत के प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र, जैसे बिहार में, तो इस तरीके से थोड़ा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और एक हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट है। ये दो चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड बची हुई हैं। बाकी पूरा परफेक्ट पहली क्लास से लेकर के लास्ट तक यदि आप इसकी क्लासेज लेते हो तो परफेक्ट नोट्स आपकी ज्वालामुखी टॉपिक से संबंधित तैयार हो जाएंगे। इससे पहले भूकंप हम पढ़ चुके हैं, और ये ज्वालामुखी है, सुनामी, तो ये दो तीन है जो आकस्मिक घटनाओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी चौथा आपका ज्वालामुखी क्षेत्र है, कहने का मतलब बिखरे हुए ज्वाला। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी के लिए उन्हें नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू सो आप चाहो तो ऐप को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो।